दोस्तों बारात आ जाती है। बारात आ जाती है। बारात आने के बाद स्वागत सत्कार हो जाता है। उसके बाद दुल्हन पक्ष के लोगों की कुछ ऐसी डिमांड हो जाती है जहां पर लड़की वाले काफ़ी परेशान हैरान हो जाते हैं और वह डिमांड उनकी पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूल्हे वाले पक्ष के लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे कार चाहिए तभी मैं शादी करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। इस बात पर वो काफ़ी अड़ जाते हैं। तो लड़की के पिता जो होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो दूल्हे वाले के हाथ पैर जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी इज्जत बस आपके ही हाथों में। तो दूल्हे वाले नहीं मानते हैं, कहते हैं मुझे जब तक कार नहीं मिलेगी मैं तब तक शादी नहीं करूंगा। यह सब ड्रामा काफ़ी देर तक चल रहा होता है। जब दुल्हन को इस बात की खबर लगती है तो दुल्हन खुद घर के अंदर से आकर जहां दूल्हा और उसके पिताजी और दूल्हे पक्ष के लोग होते हैं वहां पर पहुंचती है और उन लोगों से कहती है कि मुझे खुद ही तुमसे शादी नहीं करनी है, आप अपनी बारात लेकर वापस लौट जाइए। उसके बाद दूल्हा वाले के पक्ष के लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि मामला ज़्यादा बिगड़ चुका है, चलो क्यों ना शादी कर लेते हैं। तो वो लोग कहते हैं ठीक है आप मुझे, मैं शादी कर लेता हूँ लेकिन मुझे बाद में आपसे कार चाहिए। उसके बाद दुल्हन कहती है मुझे अब आपसे शादी ही नहीं करनी है क्योंकि मेरे पास कार को देने के लिए मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है। आप शादी नहीं करनी, आप अपनी बारात वापस लेकर चले जाइए। तो दूल्हे वाले कहते नहीं, बारात वापस लेकर नहीं जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। कहीं बेइज्जती हो या कुछ भी हो, आप बारात लेकर जा रहे हैं या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं और आप लोगों को उसके हवाले कराऊं। तो फिर लड़के वाले घबरा जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर जब लड़की नहीं मानती है तो उनको अपनी बारात लेकर जाना पड़ जाता है। दोस्तों ये कहानी जो है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक ज़िला पड़ता है लखनऊ। वहाँ पर एक परिवार रहा करता था जिसमें एक पूजा नाम की लड़की होती है, उसकी 2 बहनें होती हैं और एक भाई होता है और उसके पिताजी होते हैं और उसकी माता जी होते हैं। और इनके पिताजी जो होते हैं वो कानपुर में एक जॉब कर रहे होते हैं, कानपुर में नौकरी किया करते हैं। लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये की नौकरी होती है। 20-22 हज़ार रुपये नौकरी कर रहे होते हैं और उसी से घर का खर्च चल रहा होता है। पूजा जो होती है वो पढ़ने लिखने में काफ़ी ठीक ठाक होती है और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वह एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती है, यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करती है, कंपटीशन एग्ज़ाम दिया कर रही होती है। उसी बीच में काफ़ी बड़ी हो जाती है तो जो उसके पिताजी के पास उनकी पहचान के एक लोग आते हैं, कहते हैं कि एक कानपुर में एक फैमिली रह रही है, इसमें एक लड़का है जो कि सरकारी टीचर लग चुका है, सरकारी टीचर बन गया है। अगर आप कहें तो आपकी पूजा बेटी के लिए उससे शादी की बात मैं करूं। तो उसके पूजा के जो पिता होते हैं वो कहते हैं अगर बेटी की बड़ी भी हो गई, शादी भी करनी है, अगर लड़का सरकारी टीचर लग गया तो रिश्ता ठीक ही होगा, ठीक है आप बात करिए। तो उसके जो जान पहचान के लोग होते हैं उससे बात करते हैं और दोनों में बातचीत होने के बाद फिर आपस में जो देखा सुनी होती है, देखा सुनी होने के बाद जो सरकारी टीचर लड़का होता है वो पूजा को पसंद कर लेता है, पूजा भी उसे पसंद कर लेती है। जब आपस में शादी ठीक हो जाती है तो पूजा के पिताजी जो होते हैं वो कहते हैं मेरे पास देने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं है, जो कुछ मुझसे होगा मैं आप सभी लोगों को ज़रूर दूंगा और जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करूँगा। तो लड़के वालों की एक डिमांड होती है कि मुझे शादी में कार चाहिए, क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी लग चुका होता है। तो आप सभी लोग को पता है अगर आजकल सरकारी नौकरी हमारे यूपी बिहार में किसी की लग जाती है तो सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो उसके पिताजी जो होते हैं कहते हैं ठीक है मैं आपको एक कार की व्यवस्था कर दूंगा। तो उसके पिताजी वहाँ पर हाँ कर लेते हैं। उसके मामा जो होते हैं वो भी रहते हैं तो उसके मामा कहते हैं ठीक है कुछ पैसा आप दे देना, कुछ मैं दे दूंगा, कार की व्यवस्था हो जाएगी और शादी हो जाएगी तो लड़की अच्छे घर में चली जाएगी, थोड़ा इसकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। उसके बाद वहाँ पर शादी फिक्स हो जाती। शादी फिक्स होने के बाद सारी तैयारियाँ चल रही होती है, एकदम अच्छे से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। इधर कार के पैसों की भी व्यवस्था हो जाती है, शादी की सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। फिर उसके पूजा के पिताजी और उनके एक जान पहचान के लोग जो होते हैं वो कहीं पर कार्ड देने जा रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारियों में सभी लोगों को कार्ड देने जा रहे होते हैं, शादी का कार्ड। तो लगभग शादी से 10 से 15 दिन पहले कार्ड देने जा रहे होते हैं और रास्ते में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है पूजा के पिताजी का। और एक्सीडेंट जो होता है वो काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। उनके पिताजी हेलमेट लगा रहते हैं तो सर में चोट नहीं आती लेकिन पैर फ्रैक्चर हो जाता है, पैर में काफ़ी बड़ी चोटें आ जाती हैं और उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जब वहाँ पर भर्ती कराते हैं तो वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर काफ़ी खर्चा हो जाता है, लगभग 4 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं उनके पिताजी की इस दवा में। तो उसके बाद जो पूजा होती है वो लड़के पक्ष को फ़ोन करती है, फ़ोन करके उन लोग से बताती है कि आप लोग शादी को हटा दीजिए क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी पैसा खर्च हो गया है तो सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी। तो लड़के पक्ष वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं शादी उसी मुहूर्त पर करनी है, अब तो शादी की मुहूर्त निकल चुकी है, डेट भी रख चुकी है, शादी मुझे उसी में करनी है, आपको व्यवस्था करनी है, अब जैसी व्यवस्था हो आप वैसी व्यवस्था कर लीजिए। जो पूजा के पिताजी भी होते हैं फिर उनसे भी बातचीत होती है जो कहते हैं ठीक है मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा लेकिन कार की व्यवस्था नहीं हो पाएगी
क्योंकि आधे से ज़्यादा पैसा हमारी तबीयत में लग चुका है, दवा में खर्च हो चुका है। तो लड़के वाले कोई जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद फिर ऐसे चलता रहता है, फिर इधर शादी की तैयारी होने लगती है। फिर अंत में घर पर शादी की जो कार होती, शादी वाले दिन होती है, उस दिन बारात आ जाती है। जब बारात आ जाती है तो यहाँ पर द्वार चार हो जाता है। द्वार चार होने के बाद जब लड़का को जाना रहता है वहाँ पर मंडप में, तो फिर वो थोड़ा नाटक करने लगता है। कहता जब तक मुझे कार नहीं चाहिए, मिल जाएगी तब तक मैं मंडप में नहीं जाऊँगा, शादी नहीं करूँगा। तो उसके घर वाले कहते हैं कि आपसे हमने पहले ही बता दिया था कि कार की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, हमारे काफ़ी पैसे जो दवा में खर्च हो गए और बाद में मैं आपको कार दे दूंगा। तो लड़का जिद बैठ जाता, कहता नहीं मुझे कार अभी चाहिए, या फिर मुझे एक चेक चाहिए जिसमें आप सबकी साइन हो, नहीं आप बाद में ना देंगे, नहीं देंगे। तो उनके पिताजी होते कहते नहीं मेरी अभी इतनी तो हैसियत नहीं कि मैं चेक पे साइन करके दे दूँ या फिर आपको कार दे दूँ, अभी तुम नहीं पाएगा लेकिन बाद में मैं ज़रूर कर दूंगा। या काफ़ी देर तक यह ड्रामा चल रहा होता है। तो लड़का कहता मुझे शादी ही नहीं करनी है। फिर ये बात जब लड़की को पता चलती है तो लड़की घर के अंदर से, दुल्हन जो होती है घर के अंदर से आती है और लड़के वालों को कहती है तुम लोग एकदम दहेज के लोभी हो, तुम लोग जब तक दहेज नहीं लोगे तब तक शादी नहीं करोगे। उसके बाद लड़की खुद मना कर देती, कहती मुझे ही इस घर में अब शादी नहीं करनी है, ऐसे लोगों के साथ मुझे शादी नहीं करनी है। तो लड़की जो होती है उस कहती तो मना कर देती। तो फिर लड़के वाले सोचते जानो लड़की गुस्सा हो गई और मामला बिगड़ सकता है। तो कहते ठीक है मैं शादी कर लूँगा लेकिन आप मुझे बाद में कार दे दीजिएगा। तो लड़की कहती नहीं मुझे अब शादी ही नहीं करनी है, तुम्हारे इस घर में और ऐसे दहेज के लोभियों के साथ मुझे शादी नहीं करनी है, आप अपनी बारात वापस लेकर चली जाइए। तो लड़के वाले भी काफ़ी देर जब माहौल ज़्यादा बिगड़ जाता है, मामला ख़राब हो जाता है, फिर बारात वहाँ से वापस चली जाती है। बारात वापस होने के बाद फिर लड़की जो होती है वो अपने घर में रहती है, थोड़ा डिप्रेशन में चली जाती है। 2-4-10 दिन तक काफ़ी चिंता रहती है। उसके बाद फिर वो भी पढ़ने चले आती है अपने मामा के साथ, कानपुर से लखनऊ चली आती है क्योंकि उसके मामा जो होते हैं सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं। तो लखनऊ आती है, यहाँ पर कुछ बच्चों को कोचिंग पढ़ाती है। कोचिंग पढ़ाने के बाद खुद स्टडी करती है और तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो यूपी में एक पीसीएस की परीक्षा होती है, जो यूपी पीसीएस की परीक्षा होती है जिसमें से एसडीएम बनते हैं। तो लड़की वो परीक्षा देती है और परीक्षा देने में पहले ही प्रयास में वो सफल हो जाती है और सफल होने के बाद उसे अच्छे अंक होते हैं तो उसे शिक्षा विभाग में एक एसडीएम के तौर पर एक अधिकारी बना दिया जाता है। जब वह शिक्षा विभाग में ही अधिकारी बन जाती है तो उसके बाद ट्रेनिंग करती है। ट्रेनिंग करने के बाद फिर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग यहीं पर कभी लखनऊ, बरेली, गाज़ियाबाद इसी तरह सभी जगह पोस्टिंग होती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उस लड़की की पोस्टिंग कानपुर में ही हो जाती है। कानपुर में जब पोस्टिंग हो जाती है तो फिर वहाँ पर वो चार्ज लिए रहती है एक बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद के ऊपर की। उसके बाद वो जाती, वहाँ पर एक स्कूल होता है, उसमें कंप्लेन आया करती है कि स्कूल की छत टपक रही, मास्टर जी सही टाइम से नहीं आते हैं। तो वहाँ पर वो लड़की अचानक छापा मारती है। जब वहाँ पर वो छापा मारती है, वहाँ पहुँचती है तो देखती है उस स्कूल की हालत एकदम बद से बदतर होती, काफ़ी बेकार हालत होती है और वहाँ पर मास्टर भी उपलब्ध नहीं होते हैं, प्रिंसिपल साहब भी नहीं होते हैं। तो पता चलता है कि प्रिंसिपल साहब की तबीयत खराब होने की वजह से वो छुट्टी लिए हैं और दूसरे एक मास्टर साहब को प्रिंसिपल का इंचार्ज दिया गया है, यानी प्रिंसिपल का चार्ज उनको दिया गया और इंचार्ज उन्हें बना दिया गया। पता चलता है कि वो मास्टर साहब भी नहीं होते हैं। जब वो वहाँ पहुँचती है फिर लोग वहाँ से फ़ोन करते हैं तो मास्टर साहब दौड़ते भागते किसी तरह स्कूल पहुंचते हैं और ये बात पता चलता है कि जो प्रिंसिपल साहब हैं उनकी तबीयत खराब हुई है और वो छुट्टी वहां से लिए हुए हैं और उसमें पर प्रिंसिपल का चार्ज एक मास्टर को दे दिया गया है, उनको यहाँ का इंचार्ज बना दिया गया। जब मैडम स्कूल पहुँचती है तो प्रिंसिपल साहब जिसे बना दिया जाता है, जिसको चार्ज दिया जाता है, वो भी वहाँ पर अनुपस्थित मिलते हैं। और मैडम जब वहाँ पर पूछताछ करती है तो वहाँ पर जो और अध्यापक होते हैं वो उनको फ़ोन करते हैं, तो वहाँ पर किसी तरह भागते दौड़ते आते हैं और जब वहाँ पर मैम के सामने पेश होते हैं तो मैडम पूछती कि आप स्कूल क्यों नहीं आए और स्कूल की इतनी ख़राब हालत क्यों है, यहाँ पर बच्चों को बैठने की व्यवस्था सही से नहीं है, क्यों नहीं है। तो जो वो होते हैं, जो मास्टर साहब होते हैं जिन्हें चार्ज दिया जाता है, वो अपनी सफाई में काफ़ी कुछ बताते हैं और कहते हैं कि मैडम यहाँ पर जो है कि व्यवस्था कराई जा रही है और अभी यहाँ पर कुछ ठेकेदारों की कमी की वजह से ये सब सही नहीं हो पाया है। तो मैडम पूछती कि आप आज इतना लेट क्यों आए, आप क्यों नहीं आए। तो कहते हैं मैडम जी मुझे घर पर कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं थोड़ा लेट से स्कूल चला जाऊंगा, इसलिए मैंने छुट्टी नहीं भरी थी। तो वो मैडम जो होती है वो कहती है कि अच्छा, फिर वो देखते हैं कि वही है जिससे उनकी शादी एक बार टूट चुकी होती है, वो भी देखता है कि ये तो पूजा ही है जो कि अधिकारी बन गई है। तो काफ़ी उसके पैर से ज़मीन खिल जाती है, लेकिन वो पूजा से काफ़ी माफ़ी मांगता है और मिन्नतें करता है कि मुझे छोड़ दिया जाए, लेकिन पूजा उसे छोड़ती नहीं है। उसके खिलाफ अपने शासन की जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करती है और शासन को लिख देती है कि किसी ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारी जो होते हैं अध्यापकगण को टर्मिनेट किया जाए, इनके ऊपर जांच की जाए और लिख कर के भेज देती है।
ऐसा शासन प्रशासन को। उसके बाद वो वहाँ से आती है, स्कूल के बाद अपने घर आती है। घर आने के बाद अपने पिताजी को सारी बात बताती है कि आज ऐसा हमने स्कूल में छापा मारने गए थे, वहाँ पर वही लड़का मिला जो कार के लिए शादी तोड़ दी थी और मैंने उसे विवाह के टर्मिनेट करने के लिए लिख के भेज दिया। तो उसके पिताजी काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, और काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। तो इसमें आप क्या सोचते हैं? और कहते हैं कि नहीं बेटी, आपने ठीक किया, क्योंकि अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट मास्टर रहेंगे तो लड़कों का भविष्य खराब हो सकता है। आपने उसे टर्मिनेट करने के लिए अच्छा किया है। तो आप क्या सोचते हैं कि उसको टर्मिनेट करके उस मास्टर को पूजा ने सही किया या फिर गलत किया? और उस वक्त जब शादी तोड़ी थी पूजा ने, तो सही किया था या फिर गलत किया था? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बता दीजिए। और हाँ, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। ये कहानी सुनाकर बस किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना किसी को दुख पहुँचाना है। ये कहानी सुनाने के आप सभी लोग को जागरूक करना, सचेत करना और समाज में एक अच्छा संदेश जाए, बस इसी उद्देश्य से मैंने इस कहानी को आप सभी के सामने पेश की है। और हाँ, इस कहानी में मैंने जो समाज के बारे में बात की है, जो दहेज है, दहेज एक बहुत ख़राब प्रथा है। दहेज के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।